हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल गोइंग टू टेक अप a chapter of grade 8 social study and the name of chapter is the revolt of 1857। आज हम जिस चैप्टर की व्याख्या और चर्चा करने वाले हैं वो कक्षा 8वीं का सोशल स्टडी का यानी कि सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है 1857 का विद्रोह। इस चैप्टर में किन किन कंटेंट को हमें पढ़ना है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कंटेंट के बारे में। तो इसमें नंबर 1 रिवोल्ट ऑफ 1857 इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि इस रिवोल्ट की भूमिका क्या थी, ये रिवोल्ट कैसे हुआ था। नंबर 2 नेचर ऑफ द रिवोल्ट। नेचर ऑफ द रिवोल्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जंग क्या थी, ये लड़ाई थी या एक स्ट्रगल था या सिपाही युद्ध थी, एटसेट्रा। नंबर 3 में काउजेज ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट का, इस विद्रोह का क्या क्या कारण रहा। नंबर 4 मेन सेंटर्स एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, ये रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ, इसका केंद्र क्या था और इस रिवोल्ट का नेतृत्व किन किन हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। नंबर 5 में इफ़ेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि इस विद्रोह के क्या नताइज निकले, क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट निकला, इसके बारे में। उसके बाद राइजेस ऑफ द न्यू लीडर्स, इस रिवोल्ट्स में जो भी रिजल्ट रहा हो लेकिन हमारे नए स्वतंत्रता सेनानी और नए नए लीडरों का जन्म हुआ और उदय हुआ। नंबर 7 में अरेस्टिंग ऑफ द लास्ट मुगल एम्पेरर, जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक्त में मुगलिया का शासन था और मुग़लों को ख़त्म करना एक अहम पॉइंट और एक अहम बिंदु था ब्रिटिशर्स का और अंग्रेज़ों का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से, यानी कि भूमिका से। तो भूमिका से स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा ये बता देना चाहें कि अंग्रेज़ों का आमद या आगमन भारत में 1600 ईस्वी में हो चुकी थी और धीरे धीरे अपना कंपनी के बहाने ये इंडिया में अपना पैर जमाना शुरू किए और उस कंपनी के थ्रू यहाँ पर उन्होंने फ़ौज और बहुत सारे फ़ौजी असलहा हिंदुस्तान में रखने लगे छुपा के, और बाद में जो है धीरे धीरे हमारे एक छोटे से इलाके को कब्जा करते करते बाद में वो हुक्मरान बन बैठे और 1857 तक इसकी हुकूमत की या इसके दमन की 100 साल हो चुकी थी। और 100 साल के बाद यानी ठीक 1757 के बाद 1857 में भारतीयों का गुस्सा और सब्र फूटा और एक विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को हम 1857 का भारतीय विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और 1857 का गदर 1857 का संग्राम भी कहते हैं। इसे हम कई नामों से जानते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या से हुई। इसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी और इसको समस्त भारतवासी 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक साझा मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। सैनिकों के विद्रोह की खबर फैलते ही मेरठ की जनता और आसपास के गांव के हज़ारों ग्रामीण मेरठ के सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए। मेरठ की पुलिस पूरी तरीक़ा से बागी हो चुकी थी। क्रांतिकारी भीड़ ने रात 2 बजे मेरठ जेल पर हमला कर दिया और जेल तोड़कर बेकसूर भारतीय 836 कैदियों को छुड़ा लिया गया और जेल में आग लगा दी गई। जेल से छुड़ाए जाने के बाद ये सारे कैदी क्रांति में यानी कि इस विद्रोह में
शामिल हो गए। उससे पहले पुलिस फोर्स के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ ने पूरे सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। फिर रात में ही विद्रोही एक नदी पार कर दिल्ली कूच कर गए और फिर वहाँ आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र द्वितीय से मिलने के बाद जो है उनको इम्पेरर वहाँ घोषित किया और ये बताया कि आप जो है इस वक्त भी हिंदुस्तान के राजा हैं और आपके नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते हैं। और फिर बहादुर शाह जफ़र ने ही इस एक राष्ट्रीय आंदोलन की जो है अगुवाई की और इसका नेतृत्व कबूल किया। फिर क्या हुआ कि देखते देखते मेरठ से निकली इस चिंगारी की आग दादरी होते हुए बुलंदशहर और कलकत्ता वगैरह पहुंची और अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक विकराल रूप धारण कर लिया। ये है उसकी भूमिका और ये लगभग कमोबेश ये लड़ाई 1.5 साल तक चली, यानी कि 10 मई 1857 को शुरू हुई ये लड़ाई जो है नवंबर 1858 में समाप्त हुई और अंग्रेज़ इसको दबाए और अपनी दमन की नीति से इस आंदोलन को कुचल दिए और इसमें शामिल होने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई। किसी भी तरह का रहम नहीं किया गया। लोगों को गाँव में जाकर फांसी में लटकाया गया। अब आइए हम देखते हैं इसका नेचर के बारे में और इसकी शुरुआत बाज़ाब्ते तौर पर हम एक चैप्टर के रूप में करते हैं। ये रहा भूमिका। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचर ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट का नेचर क्या था, इसको हम लोग जानना चाहते हैं कि ये एक जंग था, एक विद्रोह था, एक सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई थी एटसेट्रा। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है। द नेचर ऑफ द रिवोल्ट इज मच डिबेटेड। इन फैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स एक्सटेंट एंड द नेचर ऑफ इट्स participation, the revolt is considered as the first struggle for Indian independence। इसकी कई नामों से इस युद्ध को, इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को हम जानते हैं। अंग्रेज इसे एक सिपाही विद्रोह के नाम से जानते थे, लेकिन हम भारतीय इसको भारत के लिए स्वतंत्रता पाने के लिए या स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक पहली लड़ाई के रूप में इसको हम लोग मानते हैं। इसमें चूँकि सिपाहियों से शुरू की गई थी और इसके तत्कालिक कारण भी सिपाही और फौजी थे, इसलिए इसको सिपाही युद्ध भी कहा जाता है और इसे 1857 के गदर के नाम से भी जाना जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है। ये लड़ाई कई तरह से कई मानों में जो है डिबेट का चर्चा या डिबेट का मुद्दा आज भी है कि ये एक विद्रोह थी, एक जंग थी, एक षड्यंत्र थी, ये क्या थी। आइए इसी चीज़ को इस चैप्टर में समझाया गया है। इसको समझाने के लिए हम जो है थोड़ा सा समझते हैं इसके हिस्टोरिकल पहलू को। तो सुनते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इट स्टार्टेड ऑन May 10, 1857। Delhi was a mute witness to a band of Sepoy crossing over the Yamuna and entering Red Fort. The appeal to the aged Mughal Emperor Bahadur Shah II, an emperor without any authority, to take over the leadership of the revolt. He was proclaimed the Shahanshah Hindustan. The Sepoy captured the city of Delhi, killed many Englishmen and ransacked many public offices. मेरठ के बाद क्या हुआ कि मेरठ में से निकलने के बाद लाल किला के बगल में ही जहाँ एक नज़रबंद और कैदोबंद की ज़िंदगी गुजार रहे थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र के घर में या किला के बगल में पहुंचकर आंदोलनकारियों ने वहाँ पर इन्हें शहंशाह हिंदुस्तान कबूल किया और बताया कि आप इस वक्त शहंशाह हैं, जबकि ऐसा अंग्रेज़ नहीं मानते थे। अंग्रेज़ सिर्फ इसे एक राजकुमार मानते थे और फिर बादशाह वो अपने आप को मानते थे और इनकी सारी जो शक्तियाँ थी, अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटीज़ इनके अधिकार को छीन लिए गए थे। विद्रोहियों का हामी भरने के बाद, नेतृत्व कबूल करने के बाद विद्रोही आगे बढ़े और दिल्ली को कब्जा कर लिए और कई ब्रिटिशर्स या जो भी इसके सामने आए विद्रोह के, उनका कत्लेआम हुआ
और कई पब्लिक प्लेसेस में जो गवर्नमेंट के अंग्रेज़ों के या फिर ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस थे उनको आग लगा दी गई, आगजनी हुई दिल्ली में। उसके बाद ये इवेंट जो है या ये विद्रोह जो है ये आगे बढ़ता गया, लेकिन वहीं इसे कुचलने की भी साजिश बहुत तीव्रता से अंग्रेज़ों ने शुरू की, चूँकि उनके पास सारा फौजी सिस्टम था। पहले हम ये जानते हैं इसके कॉज के बारे में। ये तो आपने अभी जाना भूमिका, इंट्रोडक्शन। अब आप जानिए कि इसके मुख्य कारण क्या थे। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी विद्रोह या उसका कॉज जो है, किसी विद्रोह का जो कॉज होता है वो सिर्फ तत्कालिक कारण होता है। इसकी भूमिका कई सालों से, कई ज़माने पहले से शुरू हो चुकी होती है। जानते हैं कॉज के बारे में। नंबर 1, पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज में सबसे बड़ा जो कॉज था, उस कॉज का नाम था मुगलिया सल्तनत से अधिकारों को, शासन को छीनकर अंग्रेज़ अपने शासन के अधिकार में लेना या फिर उसकी अधिकारों को अपने में निहित कर लेना, अपने में समा लेना और उनके अधिकारों को ख़त्म करना। दूसरा था कि बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीन को हड़प लेना और हड़प करके ज़मींदारों की, मनसब सूबेदारों की या फिर नवाबों की, और हड़प के अपने राज में मिला लेना, जिसे हिस्ट्री में उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हड़प की नीति। देखिए डॉक्ट्रिन, यहाँ रेड से हम दाग लगा रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को हिंदी में कहते हैं हड़प की नीति। ये हड़प के नीति या हड़प की नीति किसने लागू किया था? तो उस वक्त के जो अंग्रेजी शासक थे जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ये एक ऐसा शासक था जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे ज़मींदारों, छोटे छोटे नवाबों, राजाओं से लेकर बड़े बड़े राजाओं की ज़मीन, अधिकार क्षेत्र को हड़प लेता था। और इस हड़प नीति को के चलते जो है हिंदुस्तान की राजनीति बहुत बदतर हो चली थी। तो ये रहा था पॉलिटिकल कॉज। इकोनॉमिक कॉज के बारे में जानिए। आर्थिक कारण क्या थे? वो थी राजनीतिक कारण। इसका इकोनॉमिक कॉज ये था कि जितने भी किसान से लेकर मजदूर और बड़े बड़े फ़ौज में काम करने वाले लोग सभी इकोनॉमिक्स के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में शोषित किए जाते थे। जैसे कि जितना भी हमारा ट्रेडिशनल रोज़गार था उस रोज़गार को मार दिया गया था। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि छोटा छोटा हमारा ट्रेडिशनल रोज़गार था, कमल बिनना, चादर बुनना, ये सारे को जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करके हमारी रोज़गार को मार लेता था और इन मज़दूरों को कम पैसा में अपने फैक्ट्रीज़ में काम करने को मजबूर करते थे। उसके बाद जो है लगभग जितने भी किसान थे उनको चुंगी ज़्यादा देना पड़ता था और किसानों के यहाँ जो है ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। इनके कभी कभी इतने अनाज होते थे कि पूरे अनाज टैक्सेस में चले जाते थे। किसानों को भूख मरना पड़ता था या किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई थी। इसी तरीक़ा से नौकरी में एक ही पोस्ट में अगर किसी अंग्रेज़ को रखा जाता था और उसी सेम पोस्ट में किसी इंडियन को रखा जाता था तो इंडियन को तनख्वाह कम, सैलरी कम और अंग्रेज़ी अमला को या अंग्रेज़ी एम्प्लॉइज़ को जो है सैलरीज ज़्यादा मिलते थे। ये 3 जो है मेन इकोनॉमिक कॉज थे। अब आइए सोशल एंड रिलीजियस कॉज। सोशली ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे अंग्रेज़, और हमारे यहाँ जितने भी भारतीय थे, मिडिल तबका, नीचा तबका, ये सभी को ग़ुलाम और नौकर समझते थे। कहीं भी किसी से जाके जो है इनसे ग़ुलामी करवाते थे, इनसे छोटे छोटे काम करवाते थे, अपने बंगले का काम, साफ़ सफाई का काम। अंग्रेज़ों को नीच नज़र से देखा जाता था। ये था सोशल। उसके बाद रिलीजियस रीजन क्या थे? तो रिलीजियस रीजन ये थे कि इन्होंने ये भ्रम फैलाया था कि हमारे नज़र में सारा धर्म एक है, मगर ऐसा नहीं था। ये सिर्फ़ अपने धर्म को या जिस मज़हब को ये मानते थे उसी की तरजीह दी जाती थी, और जो उसके ख़िलाफ़ उठा या जो उसके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहा उसके ख़िलाफ़ बुरा व्यवहार किया जाता था। और सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अलावा जितने भी धर्म थे, जितने फॉलोवर थे, उन लोगों को नीचा समझा जाता था और ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी को सुपीरियर समझते थे। और हमारे जितने भी धार्मिक रिचुअल्स थे, हमारे धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम होते थे, उनसे परमिशन लेना पड़ता था और इन कार्यक्रमों में उनका दखल होता था और ये सारी चीज़ें
इन्होंने ऐसा किया, कई कल्चर को हमारा ऐसा चेंज किया वेस्टर्न कल्चर के नाम में, फ्यूजन के नाम में, जो हम भारतीयों को, हम हिंदुस्तानियों को काबिल कबूल नहीं थी, एक्सेप्टेड नहीं थे उस ज़माने में। ये थे रिलीजियस कॉज। अब आइए किसानों और सिपाहियों का कॉज समझिए। ये एक आखिरी कारण था कि जैसा कि हमने बताया कि किसान बहुत खुश नहीं थे, इनको बहुत हाई टैक्सेस पे करने पड़ते थे। आप ये समझ लीजिए कि इनकी हालत ऐसी थी कि कभी कभी इतनी खेती होती थी कि अनाज देने के बाद भी कर्जदार रहते थे और किसानों को फिर अंग्रेज़ों के यहाँ मजदूरी करके उस कर्ज की अदायगी करनी पड़ती थी। कि अगर अपने ही खेत में, कभी कभी ऐसा होता था कि पहले आधुनिक तरीक़ा से खेती नहीं होती थी, अकाल या सूखा पड़ जाने के बाद जो है खेती बाड़ी कम होता था। उस वक्त अनाज इतने कम होते थे कि अनाज खाने को तो दूर की बात है, अंग्रेज़ों को चुकाने के लिए भी नहीं होते थे। वहाँ कम पड़ जाते थे। कम पड़ने में फिर दमन का शिकार होता था हमारा भारतीय किसान, और हमारा किसान जो है वहाँ बेचारा रो रो कर या फिर मुसीबतों के साथ वहाँ नौकरी करता था, जहाज़ों में जाके कुली का काम, बड़े बड़े पानी जहाज़ में, या फिर उनके बंगला में जाके नौकर या धांगर का काम किया करते थे। ये थे। उसके बाद है सिपाहियों का हालत। सिपाहियों की हालत ये थी, कंडीशन ये थी कि वे बहुत कम में काम करते थे पैसे में, और उसी पोस्ट में अगर कोई दूसरा अंग्रेज होता था उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलता था, बंगला मिलता था, रहने की जगह, तमाम सहूलतें मिलती थी। और हमारे जो फ़ौजी थे बिल्कुल उसी तरीक़े से किसानों की तरह एक नौकर और ग़ुलाम की तरह कम पैसा में काम करते थे, जिसका विद्रोह होता रहता था। ये है दो और कारण, किसानों की बदहाली और हमारे सिपाहियों की बदहाली। मिलिट्री कॉज, ये सिपाही और मिलिट्री उस ज़माने में एक ही कहलाते थे। ये भी वही कॉज है कि अगर कोई पोस्ट में सूबेदार हो अंग्रेज़ और कोई सूबेदार हो हिंदू या मुसलमान या भारतीय, तो उसको तनख्वाह कम, सुविधाएं कम दी जाती थी और अंग्रेज़ को ज़्यादा दिया जाता था। तो दीज आर द मिलिट्री एंड सिपाही कॉजेज़। अब आइए तत्कालीन कारण, जिसे हम इमीडिएट कॉजेज़ कहते हैं। इमीडिएट कॉज यानी कि ये जंग, ये सब तो सारा होता आया, लगभग 100 सालों तक दमन का नीति या दमन का कानून को भारतीय झेलते आए, यानी कि 1757 से लेकर के 1857 तक। अब 1857 में जब सब्र फूटा या फिर सब्र का इम्तहान जो है मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों को जो है गरा गुजरने लगा, और कई मज़हब के लोग यानी पूरे भारतीयों को, कि ये जो है अब ये हम लोग सहन नहीं करेंगे, तो ये एक लड़ाई का जो है मूवमेंट बनता गया। तो इसका एक कारण होता है तत्कालीन कारण, जिसे हम इमीडिएट या कंटेम्प्रेरी कॉज भी कहते हैं। कंटेम्प्रेरी कॉज क्या थे, यानी तत्कालीन जो 10 मई को हुआ था उसके बारे में अब गौर से सुने। तो 10 मई से पहले क्या हुआ था, यानी 10 मई से पहले महीना मार्च का था। हिंदुओं में और मुसलमानों में एक ये भ्रम फैलाया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा कि जो ये कारतूस बनी हुई है, यहाँ पर देखिए 2 बंदूकें रखी हुई हैं, एक राइफ़ल है और एक और छोटा सा गन है। इसमें जो कारतूस का कार्ट्रिज भरा जाता था वो चर्बी या फिर चमड़े से बनाया जाता था। तो ये प्रोपेगेंडा उड़ाया गया या ये भ्रम फैलाया गया हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उनके धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए, कि मुस्लिमों को कहा गया कि ये सूअर की चर्बी से बना हुआ है ये कारतूस का कार्ट्रिज, और हिंदुओं को कहा गया कि ये गाय की चर्बी और उसके चमड़े से बना हुआ है ये कारतूस। तो ये क्या हुआ कि दोनों धर्मों के लोगों में जो है अंदर तफरका हुआ। दोनों अंग्रेज़ों को दोषी नहीं ठहरा के एक दूसरे को दोषी समझने लगे कि ये शायद हमारे धर्म के लिए जो है ये अच्छी बात नहीं है, और आपस में ये उलझते रहते थे, लड़ते रहते थे। लेकिन इस माया जाल को या इस लड़ाई, इस जो है चक्रव्यूह को, अंग्रेज़ों के चक्रव्यूह का जो है अनुमान हुआ हिंदू और मुसलमान दोनों को। वो समझ गए कि ये हमारे लड़वाने के लिए है, तो वे लोग कारतूस का इस्तेमाल छोड़ दिए। चूँकि ये कारतूस का इस्तेमाल जो होता था कार्ट्रिज भरने में, तो उसको मुंह से लगा के उस कार्ट्रिज को खींचा जाता था बंदूक में लगाने से पहले। जैसे कि बंदूक में गोलियां पहले एक एक लगती थी, तो एक गोली लगाने से पहले उसके बारूद को या कार्ट्रिज को जो है
खींचा जाता था। ये लोड करने से पहले राइफल में मुंह से खींचा जाता था। उसका कैप को, ठेपी जिसको बोलते हैं, कैप को, तो कैप को मुंह से लगाने से हिंदू इसलिए इनकार किए कि उन्हें पता था कि ये गाय के अंगों से बना हुआ है, और मुसलमान इसलिए इनकार किए कि ये सूअर के चर्बी या फिर पिग का चमड़ा या चर्बी या फैट से बना हुआ है। तो ये इनकार अंग्रेज़ों को बाद में पसंद नहीं आया और वो जबरन करते रहे और दमन करने लगे। इसी में एक सिपाही का नाम उभरा जिसका नाम था मंगल पांडे, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। मंगल पांडे कलकत्ता के बैरकपुर में एक सिपाही थे। इन्होंने इनकार किया कि हम मुंह से इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये जो है गाय के चमड़े या चर्बी से बना हुआ है। ये घटना जो है हुई थी 29 मार्च 1857। तो 29 मार्च 1857 में ये घटना हुई। देखिए यहाँ पर एक डेट है 29 मार्च 1857 को इन्होंने जो है एक विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद जो है एक अपने ऑफिसर को गोली मार दी। विद्रोह करने के बाद जो है ऑफिसर जो है इस पर ज़बरदस्ती करने लगा। उस ऑफिसर को इन्होंने गोली मार दी, जो वहाँ उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जो है बाद में फिर मंगल पांडे को भी फांसी दे दी गई थी 1 महीने के बाद, यानी कि 8 मार्च और 1857 को फांसी दी गई थी। ये डेट यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो 8 अप्रैल को, यानी 19 मार्च के बाद 8 अप्रैल को फांसी दी गई मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई। तो इस तरह से जो है विद्रोह उस बैरक से बढ़ने लगा और बढ़ते 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 जो है ये विद्रोह मेरठ तक पहुंचा। और मेरठ में भी और पूरे हिंदुस्तान में जो है फौजी इस बात का विरोध करने लगे कि हम इस तरह का कारतूस जो हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती हो उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग हम कतई नहीं करेंगे। और इस तरह से निशाना बनाने लगी अंग्रेज़ सरकार उन सिपाहियों की जो इस तरह का विरोध कर रहे थे। ये विरोध चलता रहा। ये विरोध चलता रहा तो फिर हुआ क्या, 9 मई के दिन आई। अब जो है 29 मार्च के बाद 9 मई, अब एकदम ठीक हम लोग क्रांतिकारी के उस दिन पहुंच रहे हैं, एक दिन पहले। देखिए 9 मई 1857 को क्या हुआ कि मेरठ के कुछ सिपाहियों को, थानेदारों को, फौजियों को उस पर विद्रोह करने का इल्ज़ाम लगा करके उन लोगों को जेल भेज दिया गया, कई लोगों को। और कई लोगों को जो है 10-10 साल की सज़ा भी सुना दी गई कि जेल तो आप जा ही रहे हैं लेकिन आपको जो है सज़ा सुनाई जाती है। तो लगभग जो है इस तरह से सैकड़ों, हिस्ट्री में तो आता है कि 85 सिपाहियों को उस दिन ऐसा किया गया था कि पहले तो डिसमिस्ड किया गया नौकरी से उन लोगों को। 50 मेरठ में 85 सिपाहियों को डिसमिस किया गया नौकरी से। डिसमिस्ड के बाद उन 85 सिपाहियों को लगभग किसी को 10 साल या इसी से मिलता जुलता ड्यूरेशन में जेल में सज़ा दी गई। और अब 10 तारीख का दिन आया। ये हुआ था 9 तारीख को। 9 के बाद जो है 10 तारीख को आया था और सेंटर बना मेरठ। और मेरठ में जो है सबसे पहले एक विद्रोह हुआ, जैसा कि हमने आपको जो है नाम बताया था कि इसकी शुरुआत, क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या मेरठ में हुई थी। और पूरे जो है भारत में ये धीरे धीरे फैलती गई और क्रांति की शुरुआत का श्रेय उस दिन अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है, जिन्होंने अपने थाना में या अपने बैरक में जो है एक बागियाना रुख अख्तियार किया। और फिर धीरे 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 गांव और शहर के लोग वहां जमा होने लगे। और वहां जो नज़दीक में मेरठ का जेल था, जहां पर सिपाहियों को और भी पहले से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था, लगभग 836 लोगों को जेल तोड़ करके छुड़ा लिया गया और जेल में आग लगा दी गई। तो मेन सेंटर जो हमारा रहा था वो मेन सेंटर था मेरठ। देखिए, तो मेरठ से ये बात धीरे धीरे कलकत्ता में पहुंची। मेरठ के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद शुरू हो गया अवध में, कानपुर में, झांसी में, फिर इसी तरीक़ा से बिहार और झारखंड होते हुए ये विद्रोह, बिहार में कुंवर सिंह का नाम और झारखंड में शेख भिखारी का नाम इसी तरह से आता है।
कि शेख भिखारी भी एक फ़ौजी थे, पुलिस थे, और इसी तरीक़ा से कलकत्ता तक ये विद्रोह फैला। और ये विद्रोह भले ही बाद में दबा दिया गया हो, लेकिन अंग्रेज़ों की नींव यहीं हिली और वो भी ये जान गए थे कि हमारे गलत नीतियों का, गलत कानून का और दमन का विद्रोह भी हो सकता था। ये अंग्रेज़ों को समझने पर, सोचने पर मजबूर किया। तो ये सेंटर्स थे। अब ये जो जंग शुरू हुआ तो इसकी दमन या इसका सप्रेशन अंग्रेज़ों का जो है एक फंडामेंटल वर्क था जो हिंदुस्तान में शुरू से करते आते थे कि किसी बात को, छोटी छोटी बातों को वो बर्दाश्त नहीं करते थे हिंदुस्तानियों की। तो ये तो एक बड़ा विद्रोह था, इसको वो कैसे बर्दाश्त करते। और इन्होंने पूरी ताकत और पूरी जो है फ़ौजी ताकत, असलहा की ताकत और सारे ताकत और ज़ोर से, बहुत ज़ोरदार तरीके से, कुछ दिन तक तो ये समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सबसे पहले इन्होंने दिल्ली और मेरठ को कंट्रोल किया। और मेरठ में कंट्रोल करने के बाद दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जो है फिर बहादुर शाह जफ़र की गिरफ़्तारी हुई। गिरफ़्तारी होने के बाद उनके 2 बेटों को भी गिरफ़्तार किया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। और जो बादशाह हिंदुस्तान घोषित किए गए थे बहादुर शाह जफ़र बहुत दिनों के क़ैद-ओ-बंद की ज़िंदगी के बाद, इसे बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, वहाँ की राजधानी रंगून में इसे गिरफ़्तार करके भेज दिया गया। ये सप्रेशन का काम हुआ था और अंग्रेज़ों ने भी फाइट्स बैक किया, इसकी लड़ाई को दोबारा जवाब देना शुरू किए। और ये लड़ाई जो है 1.5 साल तक चली। अंग्रेज़ काउंटर अटैक करते रहे और ये डिसाइड कर लिए कि अब ये कानून बनाना है नया इंग्लैंड से कि हम जो है इसका काम करेंगे। तो उसमें जो काउंटर अटैक किए थे अंग्रेज़, उसका मुख्य बिंदु को आप जानिए कि द कंपनी डिसाइडेड टू सप्रेस द रिवोल्ट विथ ऑल इट्स माइट, यानी किसी भी हालत में सप्रेस किया जाए, ये कंपनी ने डिसाइड किया। कभी कभी हम कंपनी बोलते हैं, कभी कभी ब्रिटिशर्स, तो दोनों एक ही बात है। कंपनी इसलिए इस हुक्मरान को कहा जाता था कि इन्होंने कंपनी खोलने के बहाने ही हिंदुस्तान में आए थे, इसीलिए कभी कभी इसे कंपनी रूल, कंपनी शासन भी कहते हैं, और ब्रिटिशर्स इन जनरल इसे हम कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 कि रेनफोर्समेंट वेयर ब्रॉट इन फ्रॉम इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से कानून बन के आई। न्यू लॉज वेयर पास टू मेक इट ईजी टू कन्विक्ट द रेबेल्स, यानी कि ये कानून पास कराया कि अब कोई ऐसा सर नहीं उठाए, अगर थोड़ा मोड़ा भी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई सर उठाता है तो उसके सर कुचल दी जाए। इसकी इतनी सख्त कानून बना के कंपनी ने ये इंग्लैंड से लाया था हमारे भारत में, और ये काउंटर अटैक किया उन्होंने। अब आती है बात कि जंग जो हुई, जंग में जो है फिर बादशाह गिरफ़्तार हुए उस ज़माने के, और बादशाह के बच्चों का जो है कत्ल कर दिया गया, उनको गिरफ़्तार कर दिया गया, और ये समझा गया कि अब हम अंग्रेज़ जो है फिर वापस आ गए हैं। तो ये तो हुआ, फिर जो है बहुत ही भारी मन से ये बात बताई जा सकती है कि वो फेलियर हुआ था। लेकिन उसके फेलियर के कारण क्या थे, कॉजेज़ ऑफ फेलियर, ये क्वेश्चन भी आते हैं कि कॉज क्या है इसके फेलियर के। तो नंबर 1 कि द अपराइजिंग हैड बीन प्लान्ड फॉर मंथ्स बट इट ब्रोक बिफोर द ड्यू डेट, इट वाज नॉट वाइड स्प्रेड। पहला कारण जो 1 नंबर में यहाँ पर कारण लिखा हुआ है, ये देखिएगा गौर से, इस बिंदु को बहुत इम्पोर्टेंट समझिए कि इस आंदोलन का प्लान जो किया गया था वो अंदर अंदर चल रही थी सिपाहियों के द्वारा कि हम लोगों को एक साथ हमला करना है। लेकिन अचानक जो है ये 1 महीने पहले या कुछ मंथ पहले ही शुरू हो गया, ड्यू टू मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे ने जो अपने सर्जेंट को, अपने ऑफिसर को गोली मारी बैरकपुर में, तो उस बैरकपुर में गोली मारने से ये अब सतर्क हो गए और हर जगह थाना में जो है विद्रोह को दबाने के लिए कोशिश करने लगे टेम्पोररीली। तो ये एक रीज़न था कि अचानक ये शुरुआत हुई। दूसरा रीज़न कि देयर वाज नो यूनिटी अमंग द रेबल्स, इन लोगों में उतनी यूनिटी नहीं थी या फिर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सके थे, अलग अलग जगहों में कर रहे थे, उस ज़माने में कम्युनिकेशन का नहीं था। तो ये थोड़ा सा जो है कोई कॉमन आइडियोलॉजी पर काम नहीं हो रही थी। जैसे दिल्ली वाले सोच रहे थे कि हम शासक बना लिए बहादुर शाह जफ़र को, लेकिन और भी हिंदुस्तान में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि बहुत संगठित नहीं हो पाए थे। पॉइंट नंबर 3, इट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, ये साउथ इंडिया में तो छुआ ही नहीं, थोड़ा सा सेंट्रल और थोड़ा सा
जो है नॉर्थ इंडिया के लोग, यानी कि बस ये 4-5 शहर, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो है थोड़ा सा जो है बिहार को, कलकत्ता को छुआ और पूरे भारत में ये नहीं फैला सका ड्यू टू कम्युनिकेशन, उतना कम्युनिकेशन नहीं था। चौथा पॉइंट कि द रेबेल्स कुडंट मैच द सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ऑफ द ब्रिटिश। उसके पास जो हथियार थे, बड़े बड़े हथियार जिसका इस्तेमाल वो जानते थे, हमारे भारतीयों के पास ना हथियार थे और ना ही वेपन्स उस तरह के थे सोफिस्टिकेटेड। तीर भाले या फिर डंडा लाठी की लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक या देर तक नहीं टिक सकती है अंग्रेज़ों के बंदूक और तोप के सामने। तो ये भी एक रीज़न रहा था इसको कुचलने का और फेल करने का। लास्ट में द लीडरशिप वाज नेदर स्ट्रॉन्ग नॉर गेव डायरेक्शन टू द रेबल्स। तो जो इसमें छोटे छोटे लीडरशिप्स थे, एक तो जो है लोग सेंट्रली लीडर मान लिए बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को कि आप जो है शहंशाह हिंदुस्तान इस वक्त हैं, लेकिन छोटे छोटे जो लीडर थे, जो नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का, इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का, उन लोगों में जो है बहुत सारा मिस डायरेक्शन या डायरेक्शन नहीं थी। जहाँ तहाँ छुपना पड़ता था, कैसे रहना है, कैसे छुपना है, ये कोई भी बात हम लोग गलती से नहीं जानते थे। और फिर हमारे ही बीच के कुछ लोग बहुत सारे मुखबिर होते थे जो बता देते थे कि हमारे इस वक्त सिपाही कहाँ छुपे हुए हैं, और हम मार खा जाते थे या हमारे विद्रोही पकड़े जाते थे। तो ये सब 5 मेन कॉजेज़ हैं। इन कॉजेज़ के में जो है ये हुआ था कि ये सारा चीज़ें। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग हीरो थे या इसमें कौन कौन से लोग काम कर रहे थे, नेतृत्व कैसी थी। तो सबसे पहली बात आप ये जानिए कि उस ज़माने के मुग़ल लास्ट एम्पेरर जो भारतीयों के लिए राजा, भारतीयों के लिए शासक वही थे, भले ही अंग्रेज़ों के लिए लॉर्ड डलहौजी हो, लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट थे वो बहादुर शाह जफ़र थे, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। बहादुर शाह जफ़र प्रथम का मृत्यु हो चुका था, ये थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जिसको अंग्रेज़ ये चाहते थे कि लाल किला से, जहाँ हुकूमत होती थी इंडिया की, जो मेन पार्लियामेंट कहलाता था वो लाल किला थी, और लाल किला से इन्हें हटाकर कहीं दूसरे जगह छोटा मोटा घर बंगला दे दिया जाए और वहीं इन लोगों को रखा जाए, कुछ वजीफ़ा दे करके, और इसकी सारी अधिकार शक्तियाँ छीन ली जाएं। ये इस दर पर हमेशा रहते थे अंग्रेज़। तो उसमें जो है उस दौरान नेतृत्व कबूल कर लेना पूरे भारतीय के लिए या पूरे विद्रोहियों के लिए अंग्रेज़ों के एक बड़े दुश्मन बन गए बहादुर शाह जफ़र। और बहादुर शाह जफ़र को जो है ये इस रिवोल्ट के दौरान जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया, और इनके जो बेटे थे, 2 बेटे, कहीं कहीं 4 बेटों के बारे में आती है कि चारों बेटों की कत्ल कर दी गई, और कहीं कहीं 2 बेटों के बारे में आता है कि 2 बेटों की इनकी कत्ल हुई। जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, ये बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटे हैं, जिसकी आखिरी तस्वीर है जेल में या कैदी होकर, जिन्हें अंग्रेज़ जो है विद्रोही बनाकर और विद्रोही का जो है इल्ज़ाम लगाकर इनका कत्ल किया गया। तो इस तरह से जो है अंग्रेज़ों का एक प्लान्स भी था कि मुग़ल डायनास्टी को या इसके वंश को ही ख़त्म कर दिया जाए, और वो इस कामयाब भी हुए इस तरह से कि फिजिकली तो पूरा वंशज को ख़त्म नहीं कर पाए, वंशज तो कहीं कहीं छुपी हुई थी, लेकिन पॉलिटिकली या फिर इसकी राजशाही या शासन जो है, शासन तंत्र को मुगलिया का पूरी तरीक़ा से ख़त्म करने पर कामयाब हुए। और ये प्लान जो है इन लोगों का लगभग सक्सेस हुआ कि प्लान्स टू एंड द मुग़ल डायनास्टी। द कंपनी वाज आल्सो वर्किंग ऑन इट्स प्लान टू ब्रिंग द मुग़ल डायनास्टी टू एन एंड। इट रिमूव द नेम ऑफ द मुग़ल किंग फ्रॉम द कॉइन्स। सबसे पहले इन्होंने सिक्कों से इन लोगों के नाम हटाए, उसके बाद धीरे 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 इनकी शक्तियाँ छीनी। उसके बाद रेड फोर्ट से इनको हटाने की साजिश हो रही थी कि 1857 का विद्रोह हुआ, और फिर इन्हें ले जा कर के रंगून में कैद कर दिया गया। कुछ और हीरोज़ या फिर नवाब्स लोग जो इस विद्रोह में कूद गए थे, वो लोग इसका उन नेतृत्व का या फिर उन हीरोज़ का उदय हुआ, जिसमें औरतों में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल का नाम आता है कि ये लोग जो है अपने अपने इलाके में, झांसी में
और कानपुर में, यूपी में, बिहार में कुंवर सिंह इत्यादि जो है इस रिवोल्ट को कि इसी तरीक़ा से नाना साहेब तांतिया टोपे का नाम आता है कि इन्होंने भी अपने अपने इलाके से विद्रोह का जो है समर्थन किया और विद्रोहियों का समर्थन करने के बाद अपने इलाके में शुरू किए जंगों को इनका उदय हुआ। उसके बाद भी कई लोगों का जो है उदय हुआ न्यू लीडर्स का। उसमें एक नाम जो है अहमदुल्ला शाह का है कि अहमदुल्ला शाह वाज अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद। ही प्रोफेसीज्ड that the end of the rule of the British was imminent. A large number of supporters rallied behind him. He came to Lucknow to fight the Britisher. फैज़ाबाद से लखनऊ जो है इन्होंने कूच किया और एक जो है फ़ौज बनाई जिसको हम लोग कहते हैं सैन्य शिक्षा युक्त नागरिक फ़ौज। क्या रहेंगे वो? कुछ लोग शामिल हो गए जिसको थोड़ी बहुत सैन्य शिक्षा दी गई और रिवोल्ट करने के लिए अंग्रेज़ों के लखनऊ पहुंच गए। और एक लार्ज नंबर ऑफ गाजी रिलीजियस वॉरियर सब इसमें अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में शामिल हुए थे। एक बड़े लीडर के रूप में लखनऊ में ये उभरे थे। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये जो जंग हुई हमारी हार हुई, कई जो है हज़ारों जानें गंवानी पड़ी, कई लोग कैद हुए, फांसी की सज़ा हुई। ये सारे चीज़ इसके रिज़ल्ट में है। तो इसके रिज़ल्ट्स को हम लोग जानते हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1 कि द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड विथ Queen Victoria's proclamation of number 1, 1858, she assumed the title of the Empress of India। यानी कि अब जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ हमारा शासक बन के थी, यहाँ लोग शासन करते थे कंपनी बन के। अब 1858 में क्या हुआ कि इंडिया जो है 1857 के बाद 1858 नवंबर 1 में ये इंग्लैंड का शासन का यानी कि क्वीन के अंडर में चला गया और हमारी महारानी और रानी और वो जो है इंडिया का बन गई जो इंग्लैंड की महारानी होती थी विक्टोरिया। नंबर 2 अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अफेयर्स was appointed to look after the governance of India with the help of council. He was called वायसराय। पहले तो लॉर्ड भेजे जाते थे, लॉर्ड का पोस्ट गवर्नर जिसे था। अब एक वायसराय तय होने लगा, यहाँ से शुरू हुआ था वायसराय का पोस्ट कि इंडिया का जो भी मामले हैं उसको देखने के लिए यहाँ वायसराय यानी कि एक प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री यहाँ काम करता था जो रानी या क्वीन के अंडर में काम करता था। नंबर 3 द पॉलिसी ऑफ ruthless conquest and annexation of Indian territories was given up. The Indian princes were given the assurance that their states would not be annexed and were given the right to adoption. एक कानून बनी, भारतीय नवाबों के ज़मींदारी उसका एरिया और उसका क्षेत्र के गठजोड़ का अपने में नेक्सस करने का, मिलाने का, लेकिन उन लोगों को ये यकीन भी दिलाई गई कि पूरी तरीक़ा से नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को भी कुछ इजारादारी या जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे आप जी खा सकेंगे। ये बताया गया था नवाबों को या यहाँ के मनसबदारों को और हिंदू मुस्लिम छोटे छोटे जितने भी यहाँ के राजा होते थे राजाओं को। उसके बाद जो है फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज ग्रांटेड टू द इंडियंस को जो है धार्मिक आस्था मानने के लिए जो है जो पहले थोड़ा सा कमज़ोर थी वो दिया गया। ऑल्सो गिवन ताकि जो है धार्मिक आस्था पर ठेस नहीं पहुँचे और हमारे लिए विद्रोह नहीं हो। ये सब सारी साजिशें थी और चाल थी कि चूँकि ये विद्रोह जो हुआ था उसका कारण सामने सिपाही ज़रूर है लेकिन उसके बैकग्राउंड में रिलीजियस भावना ही थी कि वो चर्बी वाला जो कारतूस था, कारतूस का कार्ट्रिज, वही वो एक धार्मिक मामला था। तो अंग्रेज़ ने कुछ आज़ादी दी कि ताकि हमारे ख़िलाफ़ विद्रोह नहीं हो। ये सारे थे हमारे विद्रोह के कारण 1857 के। तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह जिसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और 1857 का विद्रोह या फिर 1857 की गदर के नाम से जानते हैं, ये एक क्रांति थी जिसकी शुरुआत 10 मई से हुई और फिर ये नवंबर 1858 ईस्वी में इंड हुआ एक कानून के साथ। और हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन लोगों की फांसी हुई, लोग कैदबंद हुए और इस तरह से ये 1857 का विद्रोह एक
जो है मील का पत्थर ज़रूर साबित हुआ, लेकिन ये नाकाम रहा कई वजह से, कई कारणों से। तो आप इस चैप्टर को जो है ग्रेड 8 के लिए इस वीडियो को बार बार देखें और समझें और क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करें। हम अब विदा लेते हैं, दूसरे पीरियड में दूसरे वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।